हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसकी चर्चा हम हमेशा सुनते हैं। हमेशा हमारे कानों में ये आता है कि एल नीनो की वजह से इस बार भारत में बारिश नहीं होगी या एल नीनो की वजह से भारत में सूखा पड़ेगा। इस तरह की चर्चाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एल नीनो आखिर है क्या, और क्या एल नीनो का कुछ प्रभाव भारत के मानसून पे पड़ता भी है या नहीं। आज हम इसी कंसेप्ट की चर्चा करेंगे और साथ ही ला नीना क्या होता है, क्योंकि एल नीनो जहाँ शब्द आता है वहाँ ऑटोमेटिक एक और शब्द आ जाता है, ला नीना। तो आइए आज चर्चा करते हैं इसी एल नीनो और ला नीना पे कि आखिर ये घटनाएं हैं क्या और इसका भारतीय मानसून पे प्रभाव पड़ता है या नहीं, और अगर प्रभाव पड़ता है तो किस तरीके से ये प्रभावित करता है भारतीय मानसून को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं एल नीनो या ला नीना वाली जो घटना होती है वो कहाँ घटती है। एल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में घटने वाली घटनाएं हैं, और ये घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो पूरे विश्व जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये दोनों ही घटनाएं विषुवत रेखीय क्षेत्र में, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर या दक्षिण में, या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जहाँ पे केवल तापमान में भिन्नता की वजह से ये दोनों घटनाएं घटती हैं। यानी कि एल नीनो और ला नीना की जो घटनाएं होती हैं, जो अक्सर एक दूसरे के विपरीत घटनाएं हैं, वो दोनों ही घटनाएं प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे तापमान में भिन्नता की वजह से घटती हैं। अगर शाब्दिक अर्थ की चर्चा करें तो एल नीनो और ला नीना दोनों ही स्पेनिश भाषा का शब्द है। एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा। ये नाम पेरू के जो मछुआरे थे, यानी दक्षिणी अमेरिका में के पश्चिमी भाग में पेरू देश है, वहाँ के जो मछुआरे थे, इन्होंने इसको बाल ईसा के नाम पे इसका नाम एल नीनो रखा। यानी ईसा मसीह का जो बाल स्वरूप था उसको स्पेनी भाषा में एल नीनो कहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव, जो एल नीनो का प्रभाव होता है, वो अक्सर 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के आसपास ही वहाँ के मछुआरों द्वारा अनुभव किया गया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, वहाँ पे हम पेरू देश को ग्रीन कलर से दिखाया गया है मैप में। तो यहाँ हम देख सकते हैं पेरू को, वहीं पे ही घटित होने वाली ये घटना है। इसीलिए इसको पेरू देश के जो मछुआरे थे, जो मछली पकड़ने वाले लोग थे, उन्होंने समुद्र में गर्म पानी का आभास किया क्रिसमस के आसपास, और इसीलिए उसको एल नीनो शब्द दे दिया। ला नीना भी स्पेनिश भाषा का ही शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटी लड़की, या इसे एंटी एल नीनो भी कहते हैं। यानी कि एल नीनो के जस्ट विपरीत जो प्रभाव होता है समुद्र में, उसी को हम ला नीना कहते हैं। यानी कि समुद्र में पेरू के पास जब सामान्य से ठंडा पानी आता है तो उसको ला नीना, और जब सामान्य से गर्म पानी आता है तो उसको एल नीनो शब्द से इंडिकेट किया गया। अब एल नीनो या ला नीना क्या होती है, ये घटना समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्रशांत महासागर के जो इक्वेटोरियल रीजन है, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में सामान्य दशाएं क्या होती हैं। यानी कि सामान्य वर्षों में जब एल नीनो वर्ष या ला नीना वर्ष नहीं होता है, तब सामान्य वर्ष में यहाँ कौन सी घटना घटती है उसको पहले हमको समझना होगा, तभी हम एल नीनो और ला नीना को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सामान्य दशाओं में हम देखते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का ये पश्चिमी भाग में तटीय क्षेत्र में ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। ये ठंडी जलधारा यहाँ पे 2 कारणों से प्रवाहित होती है। एक कारण है कि दक्षिणी ध्रुव से
ठंडी धाराओं का आगमन होता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे चूँकि प्रकाश की जो किरणें हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, इसलिए दोनों ध्रुवों पे टेम्परेचर हमेशा डाउन रहता है, कम रहता है, जिसकी वजह से सागर का पानी भी, महासागर का पानी भी ठंडा होता है। इसलिए जब भी दक्षिण से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो भी पानी आता है या जो भी जलधाराएं चलती हैं वो ठंडी होती हैं। तो पहला कारण यही रहा कि जो दक्षिणी ध्रुव से जो जल आता है, जो धाराएं आती हैं वो ठंडी होती हैं, जो ठंडे पानी को ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर ले जाती हैं। दूसरा कारण ये है कि पेरू के तट से जो महासागर के सतह के नीचे का जल है, नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से भी यहाँ ठंडा पानी इकट्ठा हो जाता है। यानी महासागर के अगर हॉरिजॉन्टल अगर हम स्टडी करें तो ये देखते हैं कि महासागर का पानी ऊपर की जो लेयर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और नीचे जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे महासागर का पानी ठंडा होता है। तो यहाँ पे सागर के पानी की अपवेलिंग होती है, यानी नीचे से ऊपर उठने की संभावना होती है। ऊपर से नीचे से ऊपर महासागर का ठंडा पानी उठता है, जिसकी वजह से पेरू के तट पे ठंडे पानी का जमाव होता है। यानी दो कारण हमने देखा, एक तो दक्षिणी ध्रुव के जो ठंडा पानी है वो भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने की वजह से पेरू के तट पे नॉर्मली ठंडा पानी इकट्ठा होता है, और दूसरा नीचे से महासागर की सतह के नीचे का ठंडा पानी ऊपर की तरफ उठता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेरू के तट पे ठंडा पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चूँकि दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर ठंडा पानी आता है, इसलिए पेरू जो करंट्स है, पेरू की जो धारा है, ठंडी धारा, वो दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी उसका डायरेक्शन दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं इसका डायरेक्शन दक्षिण से उत्तर की तरफ। अब हम ये देखते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से भूमध्य रेखा की तरफ ट्रेड विंड चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट चलती हैं। यहाँ पे मैप में डायरेक्शन दिखाया गया है। और इन्हीं हवाओं के कारण जब ये हवाएं मिलती हैं विषुवत रेखा पे, तो ये मिलके पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ इनका डायरेक्शन होता है। इसी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने की वजह से महासागर का जो पानी है, महासागर का ऊपर का जो गर्म जल है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने लगता है, जिसकी वजह से महासागर में जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म जल इकट्ठा हो जाता है, जबकि प्रशांत महासागर के ही पूर्वी भाग में ठंडा जल होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर के जो पूर्वी भाग में ठंडा जल और पश्चिमी भाग में गर्म जल इकट्ठा होने की वजह से पूर्वी भाग में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं महासागर का ये जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे एक ठंडा पानी की वजह से पानी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है और एयर प्रेशर यहाँ हाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है। जबकि महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म जल के इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। लो प्रेशर एरिया प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में लो प्रेशर बेल्ट और पूर्वी भाग में हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं,
जबकि जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं। तो जहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यानी महासागर के, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, उनका कंडेंसेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बारिश होती है, रेनफॉल होना शुरू हो जाता है। जबकि वही महासागर के, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने की वजह से हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं और कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र पूरा बारिश नहीं पाता है। यानी नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो पेरू के तट पे बारिश नहीं होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और उससे लगे हुए जो भाग हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया वगैरह, वहाँ पे बारिश होती है और पेरू के तट पे बारिश नहीं होती है। ये नॉर्मल कंडीशन को इंगित करता है। और पेरू तट पे चूँकि बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। पेरू के तट पे बारिश न होने की वजह से ही पेरू के तट के आसपास अटाकामा मरुस्थल का फैलाव विस्तार पाया जाता है। पेरू के तट पे चूँकि नीचे से, अब ये जो सामान्य दशा है इसका प्रभाव क्या होता है कि पेरू के तट पे नीचे से वाटर की अपवेलिंग होती है, यानी सतह के नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है और महासागर में ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सागर के ठंडे पानी में उपस्थित होते हैं। नीचे की तरफ जो ठंडा पानी होता है अंदर, उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और जैसे ही सागर के पानी में महासागर के जल जब ऊपर की तरफ उठता है तो वो न्यूट्रिएंट्स को साथ लेकर आता है और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से, इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से प्लैंकटन का विकास होता है और प्लैंकटन का बहुत तेज़ी से विकास होने की वजह से उसी प्लैंकटन को खाने के लिए यहाँ मछलियाँ भी इकट्ठी होती हैं, जिसकी वजह से ये पेरू का तट एक बहुत बड़ा मेजर फिशिंग एरिया बन जाता है, यानी कि प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र में गिना जाता है। इसी वाटर अपवेलिंग की वजह से, ठंडे पानी के ऊपर की तरफ उठने की वजह से। यहाँ हम देख सकते हैं विश्व में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो जितना भी ये ईस्टर्न एशिया वाला पोर्शन है वहाँ पे भी मत्स्य उत्पादन होता है, साथ ही नॉर्थ ईस्ट जो यूरोप है वहाँ भी मत्स्य उत्पादन होता है। और इसी के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग, यानी कि पेरू के तट, चिली पेरू का जो तट है, तटीय क्षेत्र, वहाँ पे भी मत्स्य उत्पादन किया जाता है और वो केवल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आने की वजह से, ठंडे पानी के ऊपर आने और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आने की वजह से ये बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन जाता है। तो ये रही हमारी सामान्य दशाएं। अब एक शब्द आता है वॉकर सर्कुलेशन, वॉकर परिसंचरण। अब ये वॉकर परिसंचरण होता क्या है? तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जिधर से हवाएं चल रही हैं समुद्र में, धाराएं जो चल रही हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं। और जहाँ पे गर्म पानी होता है वहाँ हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, ठंडे पानी पे हवाएं नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। इस तरीके से जो एक सर्कुलेशन बना, सागर की सतह फिर लो प्रेशर एरिया से हाई ऊपर की तरफ वायु का उठना, फिर सतह के विपरीत ऊपर की तरफ हवाएं चलती, हवाओं का चलना, पवनों का चलना और हाई प्रेशर जोन में हवाओं का नीचे बैठना। इसकी वजह से एक जो पवनों का सर्कुलेशन होता है इक्वेटोरियल रीजन में, उसी को हम लोग कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। तो इक्वेटोरियल रीजन में ये जो वॉकर सर्कुलेशन होता है वो ज़्यादातर इक्वेटोरियल रीजन में ही होता है। और ये इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ये परिसंचरण, वॉकर परिसंचरण हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, तीनों ही महासागरों में ये वॉकर सर्कुलेशन पाया जाता है। यहाँ हम मैप पे देख सकते हैं कि इसी वॉकर सर्कुलेशन की वजह से जो प्रशांत महासागर का
जो पूर्वी भाग है वहाँ हवाएं सप्रेस होती हैं, नीचे की तरफ बैठती हैं और बारिश नहीं होती है, जबकि अटलांटिक महासागर में हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और बारिश पाता है। ऐसे ही वॉकर सर्कुलेशन की वजह से ही जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है वहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन की वजह से और बारिश होती है। और यहाँ पे नाइल नदी क्षेत्र में भी हम देखते हैं हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ नील नदी का उद्गम होता है। जबकि बाकी जो क्षेत्र हैं उसमें हम देखते हैं किस तरीके से एक सर्कुलेशन होता है हवाओं का। इसी सर्कुलेशन को ही इक्वेटोरियल रीजन में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वॉकर सर्कुलेशन या वॉकर संचरण के नाम से जाना जाता है। अब सामान्य दशा को समझने के बाद हम चर्चा करते हैं एल नीनो दशा की, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये एल नीनो कैसी कंडीशन होती है। तो हम देखते हैं कि चूँकि सूर्य की जो कंडीशन होती है, यानी कि सूर्य की जो स्थिति होती है पृथ्वी के संदर्भ में, वो चेंज होती रहती है। चेंज इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अक्ष वो उस एंगल पे झुकी हुई है। उस झुकाव की वजह से सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच में स्थानांतरित होती रहती हैं। यानी कभी सूर्य की सीधी किरणें सूर्य कर्क रेखा के सीध में चमकता है, कभी भूमध्य रेखा के सीध में चमकता है और कभी मकर रेखा के सीध में चमकता है। तो सामान्य दशाओं में दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिसकी वजह से जो हम देखते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, डोल्ड्रम क्रिएट होता है। वो लो प्रेशर बेल्ट या जिसको हम ITCZ कहते हैं, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, लो प्रेशर का जो एक जोन क्रिएट होता है, वो जोन भी सूर्य के उत्तर और दक्षिण होने की वजह से, स्थितियों की वजह से उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। तो दिसंबर में जब सूर्य मकर रेखा पे चमकता है तो वो लो प्रेशर बेल्ट दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी लो प्रेशर बेल्ट पे व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। तो कभी उत्तर वाली व्यापारिक हवाओं का विस्तार अधिक हो जाता है और कभी दक्षिण वाली व्यापारिक हवाओं का विस्तार अधिक हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं जब पेटी नीचे की तरफ सरकी तो दक्षिण वाली व्यापारिक हवाओं का विस्तार दक्षिण की तरफ यानी विषुवत रेखा से और दक्षिण की तरफ विस्तार हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं ग्लोब पे कि किस तरीके से जब पेटी दक्षिण की तरफ यानी मकर रेखा पर स्थित हो रही है तो उत्तर वाली व्यापारिक हवाएं ज़्यादा विस्तारित हो जा रही हैं। अब यही जो उत्तर वाली व्यापारिक हवा जब भी भूमध्य रेखा को पार करती है तो कोरियालिस बल की वजह से वो बाईं तरफ मुड़ जाती है, लेफ़्ट हैंड साइड पे मुड़ जाती है। और यही लेफ़्ट हैंड साइड पे मुड़ने की वजह से पेरू के तट पे ये लेफ़्ट हैंड साइड पे मुड़ती है और जैसे ही ये इक्वेटर को भूमध्य रेखा को पार करती है, लेफ़्ट हैंड साइड मुड़ने की वजह से ये पेरू की धारा में कन्वर्ट हो जाती है और जो पेरू का ठंडा पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था वो बंद हो जाता है। पेरू के तट पे सागरीय सतह के नीचे से जो जल ऊपर आ रहा था वो बंद हो जाता है और उसके जगह पे ये जो विस्तारित व्यापारिक पवन है वो पेरू करंट जो पेरुवियन करंट या काउंटर पेरुवियन करंट के रूप में बहने लगती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली कि जब ये ITCZ जो नॉर्मल कंडीशन में वहाँ है वो जब दक्षिण की ओर और दक्षिण की ओर खिसक जाती है और दक्षिण की ओर खिसक जाती है तो पेरू के तट पे के पास ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो विंड होती हैं वो जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती हैं वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं और पेरू के तट पे जो दक्षिण से उत्तर की तरफ हवाएं चल रही थीं, अब धाराएं चल रही थीं, वो अब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने लगती हैं, जो कि काउंटर पेरुवियन करंट के नाम से जानी जाती हैं। और इसी करंट की वजह से एल नीनो दशा क्रिएट होती है, एल नीनो कंडीशन क्रिएट होती है।
अब हम देखते हैं कि जब ये पेरुवियन करंट यानी विपरीत पेरू की धारा जब प्रवाहित होती है तो भूमध्य रेखीय जल को पेरू के तट पे इकट्ठा करने लगती है, यानी कि जो गर्म सतह का पानी है वो पेरू के तट पे इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से नीचे से जो अपवेलिंग हो रही थी ठंडे पानी की वो बंद हो जाती है। उसके साथ ही चूँकि नॉर्मल कंडीशन में गर्म पानी इकट्ठा हो रहा था प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में और ठंडा पानी पूर्वी भाग में इकट्ठा हो रहा था, जिसकी वजह से गर्म पानी के प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में इकट्ठा होने की वजह से वहाँ गर्मी की वजह से जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि पेरू के तट पे वाटर लेवल डिक्रीज़ होता है, कम रहता है ठंडे पानी की वजह से। और एक ऊंचे क्षेत्र से एक जो ऊंचा क्षेत्र बन जाता है और यहाँ नीचा बन जाता है, सतह नीची हो जाती है, जिसके कारण जो पानी है समुद्र का वो पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लगता है। यानी कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म पानी के इकट्ठा होने की वजह से समुद्र का सतह थोड़ा ऊपर हो जाता है, जबकि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में ठंडे पानी के इकट्ठा होने की वजह से सतह नीची रहती है। और फिर जैसे ही ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की तरफ धाराएं बहने लगती हैं और वही धाराएं काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स के नाम से जानी जाती हैं, यानी ऊंचे भाग से नीचे भाग की तरफ धाराएं चलने लगती हैं, जिसको हम लोग काउंटर इक्वेटोरियल करंट या विपरीत विषुवतरेखीय धारा के नाम से जानते हैं। ये जो विपरीत विषुवतरेखीय धारा जब चलने लगती है, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड है वो कमज़ोर हो जाती हैं और सागर के पूर्वी भाग में जहाँ ठंडा पानी पहले था वहाँ अब गर्म पानी इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि जब पश्चिम से पूर्व की तरफ धाराएं चलने लगती हैं तो गर्म पानी इकट्ठा होने लगता है पूर्वी तट पे और प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में वही वाटर अपवेलिंग होता है, ठंडा पानी सतह के नीचे से ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में अब ठंडा पानी और पूर्वी भाग में गर्म पानी इकट्ठा होता है। इसी सिचुएशन को हम एल नीनो सिचुएशन के नाम से जानते हैं। अब प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में गर्म पानी इकट्ठा होने की वजह से प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में गर्म पानी से यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जबकि पश्चिमी भाग में ठंडे पानी की वजह से हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो नमी वाली हवाएं हैं या धाराएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने लगती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं, जिसका रिज़ल्ट होता है कि यहाँ पे बारिश होती है, जबकि ये पूरा एरिया शुष्क क्षेत्र बन जाता है। अब चूँकि पेरू के तट पे अपवेलिंग बंद हो जाती है, जिसकी वजह से प्लैंक्टन्स का विकास होना बंद हो जाता है और मछलियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ पे बाढ़ आने लगती है। ये सारा एल नीनो की वजह से होना शुरू हो जाता है। पेरू के तट पे गर्म जल इकट्ठे होने की वजह से जो प्लैंक्टन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मछलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ ठंडा पानी इकट्ठा होता है, हाई प्रेशर जोन, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, नमी वाली हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, यहाँ पानी ज़्यादा बरसता है और यहाँ पे पानी का बरसना बंद हो जाता है। ये हम देख सकते हैं ग्लोब पे एल नीनो कंडीशन में क्या होता है कि गर्म पानी पूरा इकट्ठा हो गया, पूरा गर्म पानी इकट्ठा हो गया पेरू के तट पे और इधर ऑस्ट्रेलिया के आसपास ठंडा पानी इकट्ठा हो गया। पेरू के तट पे गर्म पानी इकट्ठा होने की वजह से लो प्रेशर बेल्ट की वजह से यहाँ हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है
और बारिश होती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने की वजह से, हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से हवाएं सप्रेस होती हैं नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ क्लाउड फॉर्मेशन भी बंद हो जाता है और बारिश भी बंद हो जाती है। अब ये जो कंडीशन होती है जिसकी वजह से पेरू के तट के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो गर्म होता है। इसके अतिरिक्त 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, यानी कि जो क्रिसमस के आसपास ये गर्म धारा महसूस की गई थी। जब थोड़ा सा और दिन बढ़ता है, 25 दिसंबर के बाद 3 जनवरी आता है, उस समय उपसौर की स्थिति होती है जिसमें सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। ऐसी कंडीशन में जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब हो और मकर रेखा पे चमक रहा हो, ऐसी कंडीशन में जो दक्षिण के महासागर हैं वो बहुत तेज़ी से गर्म होने लगते हैं। बहुत तेज़ी से गर्म होने की वजह से जो ये यहाँ निम्न दाब क्रिएट हुआ था, लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ था, वो और भी ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो पानी बरसना चाहिए उससे भी ज़्यादा पानी बरसने लगता है, जिसकी वजह से पेरू के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ भयंकर बाढ़ आने लगती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास सूखा पड़ जाता है। अब प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में ठंडे पानी की वजह से हवाएं सप्रेस होती हैं, सूखा पड़ जाता है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया सहित जो पूरा क्षेत्र है वो जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। सूर्य वापस जब उत्तर की तरफ बढ़ता है, यानी कि दिसंबर के बाद से मार्च तक क्रमशः सूर्य भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड थी जो कमज़ोर हो गई थी एल नीनो के टाइम पे, वो वापस अपनी पोजीशन पे पहुंचने शुरू हो जाती है। दक्षिण का महासागर ऑलरेडी गर्म हो चुका है उपसौर की स्थिति की वजह से, जिसकी वजह से जो अब लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ था यहाँ पे विषुवत रेखा पे, उस वहाँ से अब हवाएं वापस पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं और ये गर्म पानी फिर से स्थानांतरित होने लगता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब गर्म पानी के स्थानांतरित होने की वजह से दक्षिण का महासागर ऑलरेडी गर्म था और इस स्थानांतरण की वजह से महासागर और गर्म होने लगता है और मस्करीन आइलैंड जो कि मेडागास्कर के पूर्व में पाया जाता है, जो मस्करीन आइलैंड पे हाई प्रेशर की वजह से और भारत में लो प्रेशर की वजह से इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती थीं और मानसून आता था, वो हाई प्रेशर डाउन होने लगता है क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी पहुँचना शुरू हो जाता है। गर्म पानी पहुंचने की वजह से वहाँ जो ठंडा पानी इकट्ठा होने से हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वो हाई प्रेशर कमज़ोर पड़ जाता है और उसी हाई प्रेशर के कमज़ोर होने की वजह से जो भारत में मानसून आता था वो मानसून शिथिल पड़ने लगता है, कमज़ोर होने लगता है और इसी वजह से भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये हमने देखा एल नीनो का प्रभाव। अब देखते हैं ला नीना क्या होती है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है मानसून पे। एल नीनो की विपरीत घटना होती है ला नीना में, जिसमें व्यापारिक हवाएं और भी ज़्यादा मजबूत होने लगती हैं क्योंकि फिर से जो गर्म पानी है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में और वो गर्म पानी सामान्य दशाओं में जो गर्म होता है उससे भी ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि एल नीनो के बाद जो गर्म महासागर का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म हुआ रहता है। उसी को ये फिर से जो हवाएं चलती हैं, जो धाराएं चलती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, जो इक्वेटोरियल करंट्स चलते हैं, वो और तेज़ी से गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा करने लगते हैं और जो पेरू तट है उसके पास बहुत तेज़ी से ठंडा पानी आना शुरू हो जाता है। यानी नॉर्मल कंडीशन से भी इसकी इंटेंसिटी ठंडे पानी और गर्म पानी के इकट्ठा होने की ज़्यादा होने लगती है,
जो वाटर अपवेलिंग हो रहा था वो और तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में लो प्रेशर और पूर्वी भाग में फिर से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और इस बार जो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है वो नॉर्मल कंडीशन से इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाती है। ला नीना की दशा में भारत में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि जो महासागर है वो वापस ठंडा होना शुरू होता है। तो जब ठंडा होता है तो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो और ज़्यादा गहरा जाता है, जिसकी वजह से भारत में जो वर्षा हो रही थी उससे भी ज़्यादा बारिश होती है और पेरू के तट पे जो सूखा पड़ रहा था वो और भी ज़्यादा सूखा पड़ने लगता है और नीचे से जो वाटर अपवेलिंग हो रही थी वो और तेज़ी से होने लगती है, जिसकी वजह से प्लैंकटन का विकास सामान्य से ज़्यादा होने लगता है और मत्स्य उत्पादन भी उस वर्ष जब ला नीना आती है तो सामान्य से ज़्यादा मत्स्य उत्पादन पेरू के तट पे होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हम एल नीनो और ला नीना कंडीशंस के बीच में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एल नीनो की दशा में जो ट्रेड विंड होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, वो कमज़ोर होने लगती हैं, वीकेंड होने लगती हैं, जबकि ला नीना कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ट्रेड विंड। एल नीनो की कंडीशन में जो वार्म वाटर है वो पश्चिमी एल नीनो के समय में वार्म वाटर पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा होता है, जबकि ला नीना के टाइम पे पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के ईस्टर्न पार्ट में कोल्ड करंट चलनी शुरू होती हैं। एल नीनो के टाइम पे वाटर अपवेलिंग बंद हो जाता है पेरू तट पे, जबकि ला नीना के टाइम पे वाटर अपवेलिंग बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है ला नीना के टाइम पे। एल नीनो में जो इंडियन मॉनसून है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से भारत में सूखा आता है और अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि इसके अपोजिट ला नीना कंडीशन में जो इंडियन मॉनसून है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा बारिश होती है। एल नीनो बहुत जल्दी जल्दी आता है, यानी कि 2 से 7 साल के अंतराल पे आता रहता है, जबकि ला नीना कंडीशन में ये कम फ्रीक्वेंट होता है, यानी कि उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं होती है जितनी एल नीनो की होती है। यहाँ पे हम दोनों में अंतर देख सकते हैं कि एल नीनो के टाइम पे यहाँ पे गर्म जल है, यहाँ ठंडा जल है, यानी कि यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जबकि ला नीना के टाइम पे लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ। ला नीना के टाइम पे बादल इधर बना ऑस्ट्रेलिया के पास और बारिश हुई, इधर सूखा पड़ गया अमेरिका के पास, जबकि एल नीनो के टाइम पे अमेरिका के पास बारिश होती है, बादल बनते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा सूखा पड़ जाता है। एक चीज़ यहाँ देखा जाए कि एल नीनो के टाइम पे जो ठंडे पानी की लेयर है जो अपवेलिंग हो रही थी वो बंद हो जाती है, जबकि ला नीना के टाइम पे हम देखते हैं अपवेलिंग बहुत तेज़ी से होने लगती है। अब देखते हैं एल नीनो का प्रभाव क्या होता है। एल नीनो की जो घटना घटती है उसकी वजह से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लगती है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बाढ़ आने लगती है। और ऑस्ट्रेलिया, भारत सहित श्रीलंका वगैरह ये जो पूरा दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग है वहाँ पे सूखा पड़ता है। कोरल ब्लीचिंग होती है, यानी कि कोरल को जीवित रहने के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए, जबकि एल नीनो के टाइम पे दक्षिणी महासागरों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोरल मरने लगते हैं। इसी को हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है जहाँ पे अन्न उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे बारिश न होने की वजह से, मानसून न आने की वजह से अनाज की आपूर्ति कम हो जाती है, यानी कि फसलों का उत्पादन कम होगा और अनाज की आपूर्ति भी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत सहित श्रीलंका वगैरह सब जगहों पे गरीबी बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो भाग था जहाँ पे मत्स्य उत्पादन नॉर्मल कंडीशंस में हो रहे थे, एल नीनो के टाइम पे वहाँ प्लैंकटन का विकास बंद हो जाता है, क्योंकि वाटर अपवेलिंग बंद हो जाती है और प्लैंकटन का विकास बंद हो गया, मछलियों का आना बंद हो गया, जिसकी वजह से वहाँ मत्स्य उत्पादन को बहुत ज़्यादा घाटा होता है, जिसकी वजह से अमेरिका में भी
गरीबी बढ़ जाती है। और अमेरिका के आसपास यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे जो मत्स्य उत्पादन हो रहा था, मत्स्य उद्योग जो बहुत अच्छे से चल रहा था, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत नुकसान होता है। तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। थैंक यू।